मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट 5 चल रही थी एसिड बेस वाली, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। उसके अंदर अपना चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल यानी एचएसएबी सिद्धांत के अनुप्रयोग। इसके पीछे वाले क्लास में हमने 4 एप्लीकेशन कर लिए थे। उसके बाद में 5वां एप्लीकेशन रहेगा इसका पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट यानी धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। विषाक्तन का मतलब क्या होता है कि धातु उत्प्रेरक यानी वे धातुएं जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। जो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस होता है विषमांगी उत्प्रेरण, उसके अंदर जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड रूप में होंगी और सॉलिड रूप में ये कैटालिस्ट का कार्य करती हैं। और जो रिएक्शंस होती हैं विषमांगी उत्प्रेरण में, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में, उन कैटालाइसिस के अंदर जो मेटल की सरफेस होती है, कैटालिस्ट की सरफेस होती है, उसके ऊपर रिएक्शन है वो संपन्न होती है। तो धातु कैटालिस्ट या धातु उत्प्रेरक होते हैं, उनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता यानी वे उत्प्रेरक के रूप में कार्य ना कर पाए तो उनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता है वो उसका कम हो जाना या उसकी उत्प्रेरकीय सक्रियता का समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है कि धातु उत्प्रेरक का क्या हो गया, विषाक्तन हो गया। ऐसा किस कारण से होता है वो एचएसएबी प्रिंसिपल के आधार पे बताया गया। देखिए इसके अंदर मेटल कैटालिस्ट के रूप में कार्य करने वाली धातुएं जैसे ये आ गई प्लेटिनम और प्लेडियम। ये धातुएं जो होती हैं, इसके अलावा निकल भी आती है। ये धातुएं हैं वो मुख्य रूप से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। तो इसके अंदर देखें आप क्या होगा, ठीक है। धातु उत्प्रेरक के रूप में मुख्य रूप से कार्य करने वाले प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल धातुएं हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। अब ये धातुएं उत्प्रेरक के रूप में कार्य क्यों करती हैं, क्योंकि इन धातुओं की जो सरफेस होती है सतह, उसके ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, सक्रिय स्थल होते हैं। इन सक्रिय स्थल पर ये धातुएं हैं या वो धातु उत्प्रेरक है वो किसी भी रिएक्टेंट को इस सक्रिय स्थल के ऊपर जोड़ करके रिएक्शन को संपन्न करवाती हैं। तो इनका जो कैटालिस्ट है, मेटल कैटालिस्ट है, वो किसके कारण से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट जो एक्टिव साइट है, इनकी सरफेस पे जो एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल प्रेजेंट होते हैं, इनके कारण से ये धातुएं कैटालिस्ट के रूप में कार्य करती हैं। ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट है। उसके बाद में जैसे कि इन्वायरमेंट में अपना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसको हम कार्बोनिल लिगेंड भी बोलते हैं। इसके अलावा फोस्फिन लिगेंड है, जैसे PH3 हो जाएगा, ASH3 हो जाएगा, आर्सिन आर्सिन है, फोस्फिन है, कार्बोनिल लिगेंड है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, सॉफ्ट में आते हैं, सॉफ्ट लिगेंड में आएंगे या सॉफ्ट बेस बोल देंगे इनको। जब ये धातुएं इनके संपर्क में आती हैं तो आपको पता है सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन होगी तो जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब ये मेटल कैटालिस्ट हैं, उत्प्रेरकीय धातुएं हैं, ये जब इन सॉफ्ट लिगेंड या सॉफ्ट बेस के संपर्क में आती हैं तो ये जो तीनों सॉफ्ट लिगेंड या बेस हैं वो धातु उत्प्रेरक की एक्टिव साइट के ऊपर जाके जुड़ जाते हैं। अब पता है एक्टिव साइट पे जाके जुड़ गए तो एक कंपाउंड बन गया, कंपाउंड इन दोनों से मिलके बन गया। और ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन से बनने वाला जो कंपाउंड्स है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल कंपाउंड्स बन गया तो आपको पता है ये आसानी से इसकी एक्टिव साइट से अलग नहीं होंगे, ये क्योंकि स्टेबल बना है, आसानी से ये यहाँ से अलग नहीं होंगे। तो ये धातुएं उत्प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये धातुएं सिर्फ एक्टिव साइट के कारण ही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। जब इनकी उत्प्रेरकीय सतह के ऊपर एक्टिव साइट के ऊपर ये लिगेंड जाके ही जुड़ गए पहले से ही, और ये यहाँ से अलग नहीं हो पाते आसानी से, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हुई है और बनने वाला कंपाउंड्स क्या है, स्टेबल बना है, आसानी से अलग नहीं होंगे। तो इन धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता या उत्प्रेरकीय अक्षमता समाप्त हो जाती है। इस क्रिया को धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन, इस क्रिया को धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन कहा जाता है। आगे समझ में ये रहेगा इसके अंदर एचएसएबी प्रिंसिपल के अनुसार, लिखें इसको।
नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ एप्लीकेशन रहेगा इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मड विद एम्बीडेंटेड लिगेंड। हिंदी में बोला जाएगा इसको कि उभयधातुक लिगेंडों के साथ बनने वाले संकुलों का स्थायित्व है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी वे संकुल जो उभयधातुक लिगेंडों के साथ जुड़कर बने हुए होते हैं, उन संकुलों का जो स्थायित्व है उसको HSAB प्रिंसिपल के आधार पर किस प्रकार से समझाया जाता है वो पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखें, सबसे पहले तो ये बात आती है इसमें कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है, यहाँ पढ़ गया है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले यूनिट में थे BSc सेकेंड ईयर में, तो इसमें डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक डोनर एटम दाता परमाणु प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, वे उभयधातुक लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें एक या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हों, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर जुड़ता है, ऐसे लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड, हिंदी में बोलेंगे इसको उभयधातुक लिगेंड कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे CN है, CM नेगेटिव, इसमें यदि नाइट्रोजन एटम डोनर एटम का कार्य करे, दाता परमाणु का कार्य करे, तब तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो बोल देंगे। और यदि इसमें कार्बन परमाणु डोनर एटम का नाम कार्य करे तब इसको बोलेंगे हम साइनो, और नाइट्रोजन कार्य करेगा धातु परमाणु के रूप में तो नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। डोनर एटम अलग होगा तो लिगेंड का नाम भी चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन आ गया तो साइनो के आगे क्या लगा दिया, आइसो लगा दिया। अब देखिए कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो दोनों ही धातु परमाणु के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही जुड़ेगा। इन धातु के साथ में यदि CN नेगेटिव प्रेजेंट हुई तो कार्बन जुड़ेगा तो नाइट्रोजन नहीं जुड़ेगा, यदि नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन नहीं बनाएगा। तो ये इस प्रकार के लिगेंड है वो क्या कहलाते हैं, उभयधातुक लिगेंड कहलाते हैं। और इस प्रकार के लिगेंडों के साथ बनने वाले संकुलों के स्थायित्व को HSAB प्रिंसिपल के आधार पर हम किस प्रकार से समझा सकते हैं वो देखें। जैसे कि कॉम्प्लेक्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो देखो आप CO NH3 SCN +2, एक तो है ये कॉम्प्लेक्स। सेकेंड कॉम्प्लेक्स रहेगा आपके कोबाल्ट NH3, सेम यही कॉम्प्लेक्स है, केवल हमने इसको चेंज कर दिया। NCS है, दोनों में सेम लिगेंड, इसमें भी वही लिगेंड है, इसमें भी वही लिगेंड है, लेकिन डोनर एटम चेंज कर दिए। इसके अंदर तो डोनर एटम क्या है, सल्फर है, और इसमें डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है। आप बताएं कौन सा कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होगा, इन दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा रहेगा। देखिए कि इन दोनों ही संकुलों में सेम एक जैसा केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या रहेगा, CO+3। इसमें भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये पता है CO+3 है वो वर्ग A का धातु आयन है, और वर्ग A के धातु आयन है वो क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग में रहेंगे, स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखो ये लिगेंड है या बेस बोल दें इसको, इसमें S डोनर एटम है, सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन जहाँ पे डोनर एटम होता है वो तो क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, हार्ड बोल देंगे इसको। और जहाँ पे सल्फर है वो डोनर एटम के रूप में कार्य करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सॉफ्ट बोलेंगे। तो यदि उभयधातुक लिगेंड है, जैसे यहाँ पे हार्ड बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, हार्ड वाला केंद्रीय धातु परमाणु है, हार्ड वाला धातु आयन है, तो ये उस उभयधातुक लिगेंड के साथ में स्थायी संकुल बनाएगा जिसमें उभयधातुक लिगेंड का हार्ड वाला डोनर एटम है वो जुड़ा हुआ हो। अब दो प्रकार के डोनर एटम है, नाइट्रोजन सल्फर, तो ये HCN क्या हो गया, एक उभयधातुक लिगेंड हो गया,
क्योंकि इसमें सल्फर भी डोनर एटम के रूप में कार्य कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। सल्फर कार्य करेगा तो ये सॉफ्ट वाला रहेगा, नाइट्रोजन करेगा तो ये हार्ड के रूप में माना जाएगा। और जो जुड़ा हुआ है इन दोनों ही एग्जांपल्स में वो कोबाल्ट+3 है, वो कोबाल्ट+3 और एक धातु आयन होने के कारण से ये हार्ड रहेगा। तो हार्ड हार्ड के बीच में इंटरेक्शन हो रही है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। जब क्योंकि इसमें NH3 दोनों में सेम है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी कोबाल्ट है इसमें कोबाल्ट है, +3 में है, +3 में केवल इसमें चेंज है। जबकि जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर हार्ड और सॉफ्ट के बीच में, हार्ड सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रही है और HSAB प्रिंसिपल के अनुसार हार्ड सॉफ्ट के बीच में होने वाली जो इंटरेक्शन होती है उससे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनेगा वो अस्थायी या अनस्टेबल होता है। तो इस प्रकार से उभय तंतुक लिगेंडों के साथ बनने वाले संकुल यौगिकों के स्थायित्व को HSAB प्रिंसिपल के आधार पर समझाया जा सकता है। सारे एग्जांपल। अब इसकी जगह आप साइनाइड वाला भी कर सकते हो, CN वाला भी। अब यहाँ पे यदि सॉफ्ट मेटल होती ना, कोई सॉफ्ट वाली मेटल वर्ग बी की मेटल होती ना, तो ये वाला अधिक स्थायी होता क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन हुई है। यहाँ सॉफ्ट हार्ड के बीच में होती तब ये अनस्टेबल बनता और ये वाला क्या बनता, स्टेबल बनता। ठीक है, उतारें इसको। इसके बाद में देखें 7 नंबर पे नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है उसको भी हम HSAB प्रिंसिपल के आधार पर समझा सकते हैं। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में देखें आप क्या होगा, जैसे हमें बनाना है एल्किल क्लोराइड है अपने पास, इस एल्किल क्लोराइड से हमें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के द्वारा क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है। तो हमें इसकी रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी, सोडियम आयोडाइड से करवानी पड़ेगी। सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे तभी ये वाला बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा NaCl। देखो किस प्रकार से बनेगा, इसमें ये क्या है I नेगेटिव है, I नेगेटिव क्या होता है सॉफ्ट, Na पॉजिटिव है वो क्या रहेगी हार्ड रहेगी, Cl नेगेटिव भी क्या रहेगी हार्ड रहेगी और R पॉजिटिव है वो किस में आएगा सॉफ्ट में आएगा। तो हार्ड हार्ड NaCl बन गया। अब NaCl हार्ड हार्ड से मिलके बना है तो ये वाला स्थायी रहेगा, NaCl स्टेबल है। ये वाला देखो सॉफ्ट सॉफ्ट से बना है तो ये वाला भी क्या रहेगा स्टेबल बनेगा। और वो रिएक्शन जिसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनते हो वो वाली रिएक्शन ही क्या होती है संपन्न होती है। सेकंड देखें आप, यदि अपने को क्या बनाना हो यहाँ पे फ्लोराइड बनाना हो, एल्किल क्लोराइड से फ्लोराइड बनाना है तो हमें इसकी रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी AgF से करवानी पड़ेगी। सॉफ्ट हार्ड है तब यहाँ पे क्या बनेगा RF बनेगा, प्लस में क्या बनेगा AgCl बनेगा। तो ये लिखना अपने को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में, सॉरी आयोडाइड से Ri से, यानी कि अपने को RCl है ना क्लोराइड है, कोई भी एल्किल क्लोराइड है उससे हमें एल्किल क्लोराइड बनाना है तो डायरेक्ट नहीं बना सकते,
डायरेक्ट नहीं बना सकते इसको, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम आयोडाइड में चेंज करेंगे। आयोडाइड में चेंज करने के बाद में इसकी रिएक्शन AgF से करवाएंगे। ये खुद क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ये सॉफ्ट हार्ड से मिलके बना है, अनस्टेबल है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये आसानी से क्रिया करके एल्किल फ्लोराइड है वो बना लेगा। तो इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज में लिखा जाएगा कि HSAB प्रिंसिपल के अनुसार एल्किल क्लोराइड से एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए पहले उसकी NaI से रिएक्शन करवा करके हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। फिर बने हुए एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन AgF से करवाने पर हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, डायरेक्ट इससे ये प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिखे इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन 7 नंबर में। अब इसका ये करना कि इसके हम AgI से रिएक्शन करवा देंगे तो ये बन जाएगा। AgI से इसकी रिएक्शन करोगे कभी भी आयोडाइड नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि Ag पॉजिटिव सॉफ्ट है, I नेगेटिव सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला पहले से स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन वही करेगा जो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब जो हार्ड सॉफ्ट से बना होगा या सॉफ्ट हार्ड से बना होगा, केवल वही इसके साथ रिएक्शन करेगा, AgI रिएक्शन नहीं करेगा। और यहाँ पे यदि आप NaF रख दोगे ना तो भी ये क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि F नेगेटिव हार्ड, Na पॉजिटिव हार्ड, हार्ड हार्ड वाला पहले ही स्टेबल है, ये स्टेबल है तो ये इसके साथ क्रिया नहीं करेगा, केवल अनस्टेबल है वही क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो HSAB प्रिंसिपल के अनुसार इस प्रकार से हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है वो संपन्न हो जाती है। देखिए इसको, उसके बाद देखिए आप हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को बोलेंगे हिंदी में जल अपघटन। तो HSAB प्रिंसिपल के सिद्धांत के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड्स का जल अपघटन होगा तथा कौन से कंपाउंड्स का जल अपघटन नहीं होगा। ठीक है, तो HSAB प्रिंसिपल के आधार सिद्धांत के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड का जल अपघटन होता है और कौन से कंपाउंड्स का जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें दो कंपाउंड्स रखते हैं हम, एक तो लिथियम का आयोडाइड, सेकंड रखते हैं हम लिथियम का फ्लोराइड, दोनों का जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन H2O की हेल्प से करवाया जाएगा। इसमें क्या बनेगा जल अपघटन करवाने से, Li पॉजिटिव I नेगेटिव, इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इससे बनता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आगे समझ में, Li पॉजिटिव है I नेगेटिव है तो यहाँ से बनेगा आपका LiOH प्लस में बन जाएगा HI, और इसमें जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा LiOH, दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, LiOH प्लस में बन जाएगा HF। देखिए Li पॉजिटिव क्या है, हार्ड है, I नेगेटिव क्या है, सॉफ्ट है। ये वाला जो LiI है वो हार्ड Li पॉजिटिव सॉफ्ट I नेगेटिव से मिलके बना है, इन दोनों से मिलके बना है तो ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल अस्थायी है तो ये आसानी से H2 से रिएक्शन करेगा, आसानी से इसका जल अपघटन हो जाता है। अनस्टेबल है ना, जो अस्थायी होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा थी इसी कारण से इसने H2 से क्रिया की, जल अपघटन हुआ, LiOH का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड देखिए LiF में क्या है, Li पॉजिटिव F नेगेटिव है, Li पॉजिटिव वही क्या रहेगा, हार्ड में रहेगा, और A का धातु आयन है, और F नेगेटिव है वो किस में रहेगा, हार्ड में रहेगा, वर्ग बी A का लिगेंड है। तो हार्ड की इंटरेक्शन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये स्टेबल है, स्थायी है, रिएक्टिविटी कम है, H2 से क्रिया नहीं करेगा। जब ये H2 से क्रिया नहीं करेगा तो इसका जल अपघटन नहीं हो पाता है। तो HSAB प्रिंसिपल के आधार पर हम किसी भी कंपाउंड से यौगिक के जल अपघटन के होने या नहीं होने को बता सकते हैं।
तो ये रहेगा इसमें एग्जाम्पल। तो इसका जल अपघटन नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट है वो नहीं बनेंगे। जबकि लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन होने से लिथियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब इसके अंदर जो Li पॉजिटिव है ना वो है हार्ड, OH नेगेटिव है वो भी क्या है हार्ड है। तो हार्ड हार्ड के बीच में रिएक्शन हुई, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से बनने वाला क्या हो गया स्टेबल हो गया। तो ये रिएक्शन तो होगी क्योंकि वह रिएक्शन जिसमें अनस्टेबल से कोई स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हो वो वाली रिएक्शन संपन्न होती है। जबकि इस वाले में क्या है ये हार्ड वाला रहेगा इसमें, जबकि ये वाला कंपाउंड्स नहीं बनेगा क्योंकि ये पहले से यहाँ पे क्या स्थायी है, ये भी स्थायी है लेकिन इसकी तुलना में ये वाला अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी तो ये वाला रिएक्शन है वो संपन्न नहीं हो पाती। फिर इसका 8 नंबर पे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये रहेंगे इसमें HACCP प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में एक वो 9 नंबर पे वो ऐड कर लेना सिम्बायोसिस सहजीवन है ना, वो पहले करवा दिया है, एप्लीकेशन में भी लिखो एक ही बात रहेगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का लिमिटेशन ऑफ HACCP प्रिंसिपल। HACCP सिद्धांत है ना उसकी क्या क्या सीमाएं हैं वो हमें पढ़नी है। 3-4 सीमाएं इसकी लिमिटेशन है वो पढ़ेंगे। देखें तो इसमें लिखो आप HACCP प्रिंसिपल की सीमाएं निम्न हैं। फर्स्ट रहेगी इसमें कि जो HACCP प्रिंसिपल है वो अम्ल और क्षार की स्ट्रेंथ का कोई भी स्केल नहीं पता ये HACCP प्रिंसिपल की कौन से वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी कौन से वाले की कम रहेगी। ऐसे ही बेस की स्ट्रेंथ और उसकी जो एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ है उसके बारे में HACCP प्रिंसिपल है कोई भी मात्रात्मक गणना या मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं करवाता है। फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी HACCP प्रिंसिपल की कि यह सिद्धांत अम्ल और क्षार की सामर्थ्य के लिए कोई भी पैमाना मात्रात्मक पैमाना है वो उपलब्ध नहीं करवाता है, क्वालिटेटिव स्केल उपलब्ध नहीं करवाता है। सेकंड रहेगी इसमें कि HACCP प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी जो एसिड स्ट्रेंथ है उसके बताने के लिए हमें पहले ये बताना चाहिए कि एसिड कौन सा है बेस कौन सा है, और एसिड कौन सा है बेस कौन सा है ये बताने के लिए हमें पहले उसकी जो कंपाउंड्स बन रहा है उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। जब रिएक्शन का ही पता नहीं है अपने कंपाउंड्स की तो हमें ये नहीं बता सकते कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। तो इसमें लिखा जाएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रिएक्शन को बताने के लिए हमें उसे अम्ल अक्षार यूनिट्स में या अम्ल अक्षार इकाइयों में विभाजित करना पड़ता है कि अम्ल कौन सा है और अक्षार कौन सा है। ठीक है, थर्ड रहेगा इसके अंदर कि इस सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया कि अम्ल और अक्षार है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है सामर्थ्य, अम्ल और क्षार है उसकी कठोरता या मृदुता, यानी अम्ल और क्षार की जो कठोरता होती है हार्डनेस और मृदुता होती है वो उसकी स्ट्रेंथ पे यानी हार्डनेस सॉफ्टनेस या हार्डनेस पे निर्भर नहीं करती है। ऐसा इस सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता उसकी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती है लेकिन कहीं कहीं पे ये निर्भर भी करती है। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन क्या रहेगी ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एप्लीकेशन के अनुसार देखो CH3 पॉजिटिव है प्लस में H2, इसने रिएक्शन कर ली H2 के साथ, H2 में क्या है H नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, इसके साथ में क्या जुड़ेगा H नेगेटिव जुड़ेगा तो ये बना ले इसने CH4 प्लस में H पॉजिटिव। ये CH3 यहाँ पे क्या है ये लिगेंड के रूप में है, बेस के रूप में, ये एसिड के रूप में। CH3 पॉजिटिव क्या है सॉफ्ट है, H नेगेटिव क्या है सॉफ्ट है, H पॉजिटिव क्या रहेगा हार्ड रहेगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें CH3 पॉजिटिव सॉफ्ट है वो H नेगेटिव सॉफ्ट बेस या लिगेंड के साथ में जुड़ रहे हैं। तो ये रिएक्शन HACCP प्रिंसिपल के हार्ड या सॉफ्ट इंटरेक्शन के अनुसार होनी चाहिए लेकिन ये वाली रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। लेकिन HACCP प्रिंसिपल क्या बताता है कि CH3 पॉजिटिव एक सॉफ्ट है,
ये इसके साथ क्रिया करेगा तो इसका जो सॉफ्ट वाला आयन है लिगेंड है उसके साथ ही जुड़ेगा, CH4 बनाएगा, प्लस में H पॉजिटिव यहाँ निकल जाएगा। तो HCV प्रिंसिपल के अनुसार तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही है, स्टेबल बनेगा, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन संपन्न नहीं होती है, तो ये 4 क्या होगी, HCV प्रिंसिपल की लिमिटेशन होगी। ठीक है, ये थी आपकी यूनिट 5 हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ठीक है, उसके बाद कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। आज के लिए इतना है।